चर्चाएं जो है समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि यूपी में फेक इनकाउंटर हो रहा है। क्या अपराधियों का इनकाउंटर करना फेक है? वन माफिया जो बीजेपी बोलती है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, आज के समय में सरकार द्वारा पोषित एक एक जिले में एक एक माफिया हो गए। ये केस को घर से उठा करके उसका एनकाउंटर किया जाता है। कह सकता हूं आज के समय में कि ये जमाना आपका हमेशा नहीं रहने वाला है। और आरोप लगाया है कि जो है सत्ता माफिया पालती है, एक डिस्ट्रिक्ट में सत्ता का एक सजाती माफिया होता है। तो वही भाजपा आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी है। नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको, अगर आप देखें जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई होता है। अब बीजेपी आवाज आई कि यादव क्या केवल समाजवादी पार्टी के घराने के ही लोग टिकट पाएंगे, बाकी तो आपने पीडीए कहीं किसी के यादव को नहीं लड़ाया। देखिए बीजेपी के लोग ना, बताऊं आपको, देखिए बीजेपी को लोगों को केवल यादव का केवल उनका दिखावा चेहरा है। इनके मन, जब इनका पेट मरोड़ता है, जब देखते हैं कोई दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति जो संसद पहुंचता है। अब आपके पार्टी के नेता भीम निषाद ने आरोप लगाया कि जब परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा तो पार्टी में बाकी लोग घंटा बजाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, निर्णय होगा पार्टी का। हमारे एक वर्किंग कमेटी है, एक अपना बॉडी है, उसमें डिसीजन होता है। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन ये जरूर है जो भीम निषाद जिसकी आप बात कर रहे हो, उनके इस तरीके के बयान की मैं निश्चित तौर से मैं खुद निंदा करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी भारत और हम हैं इस समय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ी चर्चाएं चल रही हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर के चल रही हैं। इसी के साथ हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई। जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और एक इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर को लेकर के चर्चाएं जो है समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि यूपी में फेक इनकाउंटर हो रहा है। क्या अपराधियों का इनकाउंटर करना फेक है? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से जाति को जाति में लाने का काम कर रही है, धर्म को धर्म से लाने का काम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, ये बीजेपी के लोग हमेशा अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं और ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं। हमेशा इनका बस एक काम रहा है कि बांटो और राज करो। जहां तक बात है, आपने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आप अगर देखो आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। अगर हम कस्टडी में डेथ होती है तो समझिए एक तरीके से सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर होता है। कोई अगर सिस्टम में अगर कोई कस्टडी में डेथ हो रही है तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये सरकार सबसे ज्यादा, अगर देखें एनएचआरसी की नोटिस अगर सबसे ज्यादा किसी स्टेट को मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहे हैं। और आज पूरी प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार है, आप सोचिए, न तो इनके विधायकों को इनको भरोसा है, न तो इनके मंत्रियों को भरोसा है, न तो पूरे प्रदेश की आम जनता का कोई इकबाल रहा है इस सरकार के ऊपर। आज पूरी सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। और आप देखो, अगर चाहे वो कोई भी जिला उठा के देख लो, कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां आए दिन बड़े बड़े अपराध ना हो रहे हो। अभी आपने देखा होगा कल प्रयागराज में जो घटना हुई है, प्रयागराज में सोचिए माफिया किस तरीके से कोचिंग के अंदर तकरीबन 45 मिनट 40 मिनट बैठ करके सरेआम 1 करोड़ से ऊपर की रंगदारी मांग रहे हैं, विदाउट यानी कोई नकाब पोष के बगैर। वो सरेआम, उनको सोचिए कि उनका हौसला कितना बुलंद है इस सरकार में। तो ये मुख्यमंत्री जो सजातीय माफिया हैं, एक एक जिले में अपना कब्जा बना के रखे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जो बीजेपी बोलती है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, आज के समय में सरकार द्वारा पोषित एक एक जिले में एक एक माफिया हो गए। ये हालत हो गई है और पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। अब आपने देखा होगा जिस तरीके से मंगेश यादव की हत्या हुई है। अब सोचिए, मैं आपको बड़े डिटेल में बताना चाहता हूं कि आज तक ने कवर किया था कि मंगेश यादव की जिस बाइक, सो पुलिस ने बताया कि जिस बाइक को लेकर के घटना घटी है, उस बाइक को जो है वो बाइक चोरी हुई थी 20 तारीख को। जिस व्यक्ति की बाइक थी उस व्यक्ति ने लगातार 112 नंबर पे फोन किया, पुलिस के पास तहरीर दी, लेकिन वो एफआईआर नहीं लिखी गई। 28 तारीख को जब ये सुल्तानपुर में ये रॉबरी वाली घटना होती है, 28 तारीख को जो है रात में उससे घर पुलिस पहुंचती है कि आपको आपकी बाइक की एफआईआर लिखवानी है। सोचिए, पुलिस उस बाइक की एफआईआर लिखाती है, उसी बाइक पे दिखाती है। इसका मतलब कि पुलिस को यह पता है कि बाइक कहां पे थी और पूरे प्लान्ड वे में वो बाइक किसको, मंगेश को दी गई। मंगेश को घर से उठा करके उसका एनकाउंटर किया जाता है। और देखा होगा जिस तरीके से एक जो है मुख्यमंत्री का सजातीय अधिकारी है, वो अपने आप में है ही नहीं है। और अभी आप लखनऊ के अंदर आसपास देखो, उनकी पत्नी के बहुत जगह पे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से सत्ता संरक्षित जो है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और जो लोग गरीब हैं उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। और मैं ये कह सकता हूं आज के समय में कि ये जमाना आपका हमेशा नहीं रहने वाला है। और जिस तरीके से मानवता की, इंसानियत की लगातार हत्या हो रही है, एक सत्ता में बैठे हुए
इस तरीके से कोई सरकार अभी तक के इतिहास में ऐसी कोई सरकार आप नहीं अभी पाओगे। आपने आरोप लगाया है कि जो है सत्ता माफिया पालती है, एक डिस्ट्रिक्ट में सत्ता का एक सजाती माफिया होता है, तो वही भाजपा आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी है। नहीं देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर आप देखें, जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई होता है। अब बीजेपी में अगर कोई गलत बयानबाजी करता है, कोई नेता अगर किसी को ऊपर बड़े बड़े मतलब गलत आरोप लगाते हैं, बीजेपी उसको सम्मानित करने का काम करती है। पूरे देश में आप नेताओं का नाम उठा के देख लीजिए, आपको याद होगा इन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता, मुख्यमंत्री, क्या नाम है, वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, जब वो मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, गालियों देते हुए टिप्पणी करते हैं, बीजेपी उनको निकालने का केवल दिखावा करती है। उनकी पत्नी को विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है, और ठीक 5 साल बाद उनको विधानसभा भेज करके, विधायक बना करके उनको मंत्री बनाने का काम करती है। तो जितना बड़ा गलत बयानबाजी करता है उतना बड़ा नेता बना देती है बीजेपी। बीजेपी का कोई चाल चरित्र चेहरा अब नहीं रहा है। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं बड़ी ईमानदारी से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में जंगल राज, आप सोचो कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पर पुलिस मनमानी ना कर रही हो, जहां पर पुलिस वसूली ना कर रही हो, जहां पे पुलिस ठेकेदारी व्यवस्था से लेकर के जो पूरा का पूरा संरक्षण ना दे रखा हो माफियाओं को। आप कहीं चले जाओ, अगर आपके साथ कोई घटना घट जाए, आप किसी थाने चले जाओ, आपको मालूम हो जाए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा है जहां पे भ्रष्टाचार ना हो। अभी देखिए, आपने देखा होगा बीजेपी के एक बड़े मंत्री मोती सिंह ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक करियर में, 40 साल के राजनीतिक करियर में इतनी भ्रष्ट, इतनी करप्ट सरकार कोई नहीं रही। तो इनके नेता बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा इनके जो घटक दल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद हों, ये लोग लगातार इस बात को जिक्र कर रहे हैं पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ये आवाज रुकने वाली नहीं है। जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसकी लोग शुचिता की कसम खाते हैं, जिनकी राजनीति में अगर हम बात करें शुचिता की, पवित्रता की लोग कसमें खाते हैं, उनके ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं, तो कम से कम सोचना चाहिए कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इनको, कि आज आप कहां पे स्टैंड करते हो। आज आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, अगर मैं पूछूं बीजेपी को, मैं पूछता हूं कि आप बता दो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आपने क्या काम किया है, आपने पुलिस को हाईटेक करने के लिए क्या काम किया है। आपको याद होगा अनुज भाई, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, ठेठ गांव देहात के रहने वाले लोग हैं। जब गांव में किसी गरीब आदमी के साथ कोई अगर अमीर आदमी या कोई बड़ी जाति का आदमी उसको परेशान करता था, गांव का 90% व्यक्ति थाने नहीं पहुंच पाता था। वो हमारे एक विजनरी जो सोच रखने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है कि आज गांव गांव गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक डायल 100 उसके घर पहुंचने का काम करती है एक फोन कॉल के ऊपर। हम मानते हैं आपकी बात, इससे ही मानते हैं। आप अभी आपने बात किया कि हमारी पीडीए की सरकार जो है, पीडीए हमारा गठबंधन चलेगा, तो क्या अभी जैसे कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। हालांकि जो जिन्होंने आपके साथ क्रॉस वोटिंग की उस पर भी विचार किया जा रहा है उन सीटों पे वोट करने के लिए। तो एक लोकसभा के चुनाव में आवाज आई कि यादव क्या केवल समाजवादी पार्टी के घराने के ही लोग टिकट पाएंगे, बाकी तो आपने पीडीए कहीं किसी के यादव को नहीं लड़ाया। देखिए बीजेपी के लोग ना, बताऊं आपको, देखिए बीजेपी को लोगों को केवल यादव का केवल उनका दिखावा चेहरा है। इनके मन, जब इनका पेट मरोड़ता है, जब देखते हैं कोई दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति जो संसद पहुंचता है। अब सोचिए, अयोध्या की बात करें अगर हम, हिंदुस्तान के इतिहास में आप बताओ मुझे कोई ऐसा रिकॉर्ड अगर आपको पास हो, अगर बताओ सामान्य सीट पर हमारे नेता का विजन कितना बड़ा है। सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी, एससी प्रत्याशी खड़ा करके जितवाने का काम किया, चाहे वो आपकी अयोध्या की सीट हो, आपने देखा टिकट दे करके, नहीं तो सामान्य सीटों पे ऐसे प्रत्याशी नहीं होते थे। लेकिन वो नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट पर आदरणीय अवधेश जी को टिकट दे करके लोकसभा पहुंचाने का काम किया। और देखिए वहां अयोध्या की देवतुल्य जनता ने एक संदेश दिया कि जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते थे वो उनकी दुकानें बंद करने का काम किया, और धर्म हमारा पर्सनल आस्था का विषय है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां की जनता ने बहुत बड़ा संदेश दिया। और जिस तरीके से आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर बीजेपी के द्वारा भ्रष्टाचार, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, जो लोग प्रभु रामचंद्र सीता मां को भी नहीं छोड़ने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। आज सोचिए, आप देखें अयोध्या के अंदर, चाहे वो आपका एयरपोर्ट का काम हो, चाहे आपका रेलवे का काम हो, चाहे राम पथ का हो, चाहे आपका जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है मंदिर का निर्माण हो, सब में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। जमीनों में इतने बड़े घोटाले हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। सोचिए, भगवान को नहीं छोड़ते ये लोग। अभी हम आते हैं आपकी बात पे। अभी आपने अयोध्या का जिक्र किया जी, आप ही के पार्टी के नेता भीम निषाद से सवाल पूछा गया, तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट दे दिया गया, उपचुनाव में घोषणा हो गई।
अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पे नाम चल रहा है लालजी वर्मा, जो वहां से सांसद, उनकी पत्नी छाया वर्मा का नाम चल रहा है। आपके पार्टी के नेता भीम निषाद ने आरोप लगाया कि जब परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा तो पार्टी में बाकी लोग घंटा बजाएंगे। नहीं, देखिए इस तरीके की जहां तक आपने बात कही अनुज भाई ने, मैं आपको बताऊं बड़ी ईमानदारी से, ये देखिए हमारी पार्टी का डिसीजन है। अभी जो है जहां तक कटेरी की बात है, जहां तक 10 सीटों को चुनाव को लेकर के है, अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी सिपाही वो चुनाव लड़ेगा और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, निर्णय होगा पार्टी का। हमारे एक वर्किंग कमेटी है, एक अपना बॉडी है, उसमें डिसीजन होता है। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन ये जरूर है जो भीम निषाद जिसकी आप बात कर रहे हो, उनके इस तरीके के बयान की मैं निश्चित तौर से मैं खुद निंदा करता हूं। वो बहुत बड़ी बयानबाजी इस तरीके से करते रहते हैं और आप देखिए, मैं उनके ऊपर पर्सनल आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी का हमारा जो निर्णय होगा, सबसे पहले सबसे मेन जरूरी जो है कि हमें किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया जो घटक दल है वो बीजेपी वहां से हारे। सबसे बड़ा लक्ष्य है कि बीजेपी जिस तरीके से मानवता की हत्या कर रही है, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, चाहे उन्नत शिक्षा की भर्ती हो, चाहे दलितों के साथ अन्याय हो, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो, जिस तरीके जाति और धर्म देख करके एनकाउंटर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा हमारे सामने जो सवाल है कि किस तरीके से बीजेपी की इस फिरका प्रस्ती ताकतों को हमें उखाड़ फेंकना है, उसकी लड़ाई लड़नी है। वो सब डिसीजन हो जाएंगे, वो आपके सामने निर्णय भी आ जाएगा जब टिकट डिक्लेयर होंगे। आप निश्चित तौर से आपके सामने होगा। हम लोग का टारगेट ये है कि कैसे पार्टी वहां से जीतना है, हमें वो हमारा लक्ष्य है। अभी आप सोचो, बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं परिवारवाद का। अभी आप हरियाणा में चुनाव चल रहा है, आप देखो दूसरी पार्टियों से ला करके उनके परिवारों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी के अंदर जिनके भी बच्चे हैं, जिनके भी परिवार हैं, उन सबके बच्चे राजनीति में हैं। आप मुझे कोई बता दो, एक कोई नेता का नाम बता दो जिसके पास बच्चे हैं, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, कई साल से ऊपर है, वो आदमी नेता ना, मुझे बता दो। चाहे राजनाथ सिंह से लेकर के, चाहे कल्याण सिंह से लेकर के, उनकी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है ऑलरेडी जो है कल्याण सिंह जी की। राजनाथ सिंह की आपने देखा होगा, दोनों बेटे राजनीति में हैं। चाहे कोई नेता का नाम बता दो आप, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार के बारे में क्या बात किया जाएगा, आप बताओ। ऑलरेडी योगी जी के तो बच्चे ही नहीं है, शादी ही नहीं हुई है। उनके एक सांसद हुआ करते थे पहले, बड़बोलेपन में निरहुआ जी क्या कहते थे कि हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे आदरणीय योगी जी बच्चे नहीं पैदा करते कि हम जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर है, आपसे बात करती सबका साथ सबका विकास की, तो उत्तर प्रदेश में इसको आप कैसे देखते हैं? अगर वो सबका साथ सबका विकास की बात करती तो 69,000 शिक्षक की भर्ती में पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं करती। अगर वो सबका साथ सबका विकास की बात करती तो एनएफएस के तहत नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट दिखा करके विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में घोटाला नहीं करती, अपने लोगों को पिछले दरवाजे से घुसड़ने का काम नहीं करती। आपने देखा होगा लेटर एंट्री के माध्यम से, आपने देखा होगा 13 पॉइंट रोस्टर लगा करके जिस तरीके से पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अन्याय कर रही है। तो ये बीजेपी का केवल और केवल खोखला वादा है सबका साथ सबका विकास। में पूछना चाहता हूं, विश्वविद्यालय में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हुई हैं उसे बताओ। मैं तो कहता हूं चलो ठीक है, आपने पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया, कम से कम जनरल में जो लोग थे, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे ठाकुर हो, अरे चाहे ब्राह्मण हो, उनको आप देते सीटें, आपने उनको भी नहीं दिया। तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा नौकरियां मिली तो यादव को मिली। आपकी पार्टी में जाति को देख करके नौकरी नहीं मिलती। देखिए मैं बता दूं आपको, ये सरासर झूठ है। आपको याद होगा ये सवाल कई बार उठे, 86 में 56 की बात हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज तक जवाब नहीं दे पाए कि बताओ 86 में 56 यादव की जो बात करते हो आप, ये बताओ कहां पे है लिस्ट। ये केवल फेक डेटा था और ये बीजेपी के द्वारा, जो बीजेपी के जो कई सारे मीडिया हाउसेस हैं, मैं कह सकता हूं कि जो गोदी मीडिया है, उसने इस नैरेटिव को गढ़ने का काम किया कि हमें पिछड़ों को जो है यादवों से लड़ाना है, जाति को जाति में लड़ाना है, धर्म को धर्म में लड़ना है। आप मुझे बताओ अनुज जी, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई पार्टी का, कोई सरकार का नाम बता दो जिसने ये होर्डिंग लगा करके ये बताया हो कि भाइयों बहनों, हमने अपने जो कैबिनेट में इतने पिछड़ी जाति के लोगों को, इतने हमने SC ST के लोगों को हमने मंत्री बनाया है। अब बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति की बात करते हैं। जब से आप अयोध्या की सीट जीते हैं, हर जगह अयोध्या का नाम आप लेते हैं। अयोध्या में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री राम का दर्शन करने कब जाएंगे? देखिए, दर्शन करने का मैंने बताया ना कि धर्म जो हमारा पर्सनल आस्था का विषय है, और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी बुलाएंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सब लोग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हमें जो हमारा आस्था है वो दिखावा करने का विषय नहीं है, और हमें जानते हैं हमारी आपकी कोई औकात नहीं है कि अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी बुलाएं और हम ना जाएं। जब बुलाएंगे तो दर्शन होगा। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से आनन फानन में राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में मंदिर का उद्घाटन किया, और आपने उसका देखिए परिणाम देखिए आप,
उस जनता ने और सब लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। और देखिए, मैं स्पष्ट कह देता हूं, और हमारे नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं, वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, हमारा धर्म, हमारा और हमारा आस्था हमारा पर्सनल विषय, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में चुनौतियां क्या मानते हैं आप? देखिए, उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ पूरी जनता है, क्योंकि कोई ऐसा तबका नहीं जो परेशान नहीं है, चाहे हमारा नौजवान साथी हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे आपके सामने जो देखा होगा महिलाएं हों। ऐसा कोई तबका नहीं, ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार में तबाह ना हो। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, किसानों की समस्याएं हैं। अभी हमारे बगल में जो हमारी जो शारदा सहायक नहर है, आप सोचो इस समय जब किसानों को सिंचाई की जरूरत है, पानी नहीं है। आप सोचो सिंचाई, हमारी बिजली इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, विश्वविद्यालयों में आप सोचो हमारे जो हमारी भाई बहनें जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी फीस कितनी महंगी कर दी। सरकार चाहती है कि लोग पढ़ लिख ना पाए, सवाल ना खड़ा करें। लेकिन मैं बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के खिलाफ जो इन्होंने जनता के बीच वादे करके आए थे, उन वादों से वादा खिलाफी करना। और हम बीजेपी के खिलाफ जो वादे उन्होंने करके आए थे, हम ये बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार उन बातों को कर रहे हैं कि बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है और सबसे झूठे लोग हैं, केवल ये वादा खिलाफी करते हैं, झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनका बस केवल एक काम है, बांटो और राज करो। क्या मानते हैं आप कि उपचुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी कहां पे होगी उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव में 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। और आप सोचो, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति जो ये बात कहता हो कि दुकानों के सामने मुसलमान हिंदू धर्म के नाम लिख दो, जाति के नाम लिख दो। एक चुना हुआ व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेके बैठता है, वो यादव और मुसलमान की बात करता हो, जो लोगों को बांटने की बात करता हो, जो लोगों की गुंडागर्दी वाली बातें करता हो, जिस तरीके से नहीं होता है कि गांव का गली छाप गुंडा बोलता है, उस तरीके की भाषा का प्रयोग करता हो, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? हम सब लोग इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे, आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं, 10 की 10 सीटें, और आगामी जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी घबराई हुई है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी जो है धार्मिक बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान शमशान अजान रमजान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखोगे, इस मुख्यमंत्री जी को या उपचुनाव के बाद बीजेपी में जो हाई कमान है, जो दोनों इंजन टकरा रहे हैं, तो हो सकता है चुनाव तो हारेंगे आने के, हो सकता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हटाने वाले भी ये लोग हैं। उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम लोग बस ये अपील करना चाहते हैं कि आपको निर्णय लेना है कि एक अमन चैन सरकार हो, एक जो है जनता को जो है जो हमारा जो नौजवान साथी है, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, सबके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले के बारे में आपको सोचना है। जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मैसेज को लेकर के, इस संदेश को लेकर के नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में, पीडीए के हक में ये जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन लोग हैं, उनको वोट करें और आप जो जागरूक रहें। बीजेपी जो ये भी प्रयास कर सकती है कि आपको धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे आपको बांट सकती है, लेकिन सतर्क रहना है, जागरूक रहना है और आपको सोच समझ करके वोट करना है। जय हिंद, जय समाजवाद। आपने देखा हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी थे, जिन्होंने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन ये तो भी भविष्य के घर में है, देखना है कि चंचल यादव जी की बातों में कितना दम होता है और समाजवादी पार्टी उपचुनाव में क्या जो है गुल खिलाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लखनऊ से अनुज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं टीवी भारत।